सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की, क्योंकि उपचुनाव की वोटिंग के दौरान अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने की घटना ने टोंक देवली उनियारा को सुर्खियों में ला दिया है। अदालत ने थप्पड़ जड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और इसी बीच टोंक जिला कलेक्टर ने थप्पड़ कांड पर चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट देखिए। प्री प्लान था थप्पड़ कांड। तो ये चीज सामने आ रही है कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। किसने रची थी साजिश? आखिर कौन था सूत्रधार? नरेश मीणा के आरोपों पर जिला कलेक्टर का कड़ा पलटवार। मैंने 4 मिस्ड कॉल्स किए हैं उनको, मेरे पास फोन पे स्क्रीनशॉट भी है, परंतु कैंडिडेट द्वारा मेरा फोन नहीं उठाया गया। टोंक जिला बीते 2 दिनों से न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा का सबब बना हुआ है। इसकी वजह है यहाँ गूंजी थप्पड़ की गूंज। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक बैठ गया, 11 बजे तक बैठ। कलेक्टर आ जाते ना तो एसडीएम के थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। हर सवाल जवाब मांगता है और इसीलिए खुद पर लग रहे आरोपों को तार-तार करने के लिए टोंक जिला कलेक्टर सामने आई। जी हाँ, थप्पड़ कांड में आईएएस अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा की भी एंट्री हो गई। आईएएस सौम्या झा के आदेश पर ही एसडीएम अमित चौधरी समरावता गांव गए थे, जहां नरेश मीणा के साथ कहासुनी के बाद थप्पड़ कांड हो गया। शुक्रवार को सौम्या झा ने समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। आपको बताते चले कि समरावता के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। सौम्या झा के मुताबिक समझाइश के दौरान जो बखेड़ा खड़ा हुआ उसका कोई कारण नहीं था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, पोल्स के दौरान कहीं पे भी लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकता। ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, तो हम लोगों के लिए लीगली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम लिखित आश्वासन दें। जहां तक वार्ता की बात है, मैंने फोन पे कई बार वार्ता करने की कोशिश की और मैंने उनको ये समझाने की भी कोशिश की कि मैं लिखित आश्वासन तो नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह से पिछली भी 2 पंचायतें थी जिन्होंने अपनी मांग रखी थी और आचार संहिता के बाद हमने उनकी मांग उठा के उनकी मांग को पूरा कर दिया था। तो उसी तरह की ये मांग थी, बिल्कुल वाजिब मांग थी, हम खुद मान रहे थे। 30 अक्टूबर को जब वो एसडीएम के पास गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है। आचार संहिता खत्म होते ही जो दूसरी पंचायतों के साथ प्रक्रिया अपना के कर दिया काम, वही हम आपका काम भी कर देंगे। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में सौम्या झा ने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही नरेश मीणा ने पूरी घटना की साजिश रची थी। कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। ग्रामवासियों की एक बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी जो कि हम भी मानते थे और हम उनके साथ ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे थे और हम ये भी जानते थे कि आचार संहिता के बाद उनकी मांग को हम आगे रख के पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इस मांग को उनके द्वारा कोऑप्ट कर लिया गया अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए और उनके बाहर के आए समर्थकों ने प्री प्लानिंग के तौर पे पहले इस तरह की घटना की, उसके बाद अपने ऊपर अपना थोड़ा प्रेस में अपनी छवि को आगे बढ़ाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ है। समरावता के लोगों को बाहरी लोगों और अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। देखते ही देखते स्थितियां सामान्य हो जाएंगी।
से गांव वालों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। यदि आपके साथ कोई भी ज्यादती किसी के द्वारा भी हुई है, प्रशासन से, पुलिस से या नरेश मीणा के समर्थकों से, मैं वापस रिपीट करूंगी कि वो बाहर से आए हुए लोग थे, तो उन्होंने एक तरह से ग्रामवासियों के इशू को बहाना बनाते हुए अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए गांव के साथ भी इस तरह का उपद्रव किया कि गांव में भी हालात बिगड़ गए। अदालत ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थप्पड़ कांड पर जयपुर में 2 दिन से हड़ताल कर रहे RAS एसोसिएशन के मेंबर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। तो गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा थप्पड़ कांड के बाद कार्य बहिष्कार करने वाली RAS एसोसिएशन ने अपना प्रदर्शन भी खत्म कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। नरेश मीणा को 14 दिन की जेल। RS अधिकारियों का धरना हुआ खत्म। क्या समरावता को बाहरियों ने सुलगाया? तेरह नवंबर को टोंक के समरावता गांव में थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा पुलिस के रडार पर थे। कई घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पहली रात जेल में गुजरी और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि उनके वकील लाखन सिंह मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लाखन सिंह का आरोप है कि हवालात में SDM अमित चौधरी से नरेश मीणा की पिटाई करवाई गई। जिस हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से पेश किया नरेश मीणा को, उससे पुलिस ने ये कांड साफ जाहिर हो रहा है कि नरेश मीणा के साथ थाने में मारपीट की गई है। इसलिए उनकी फिजिकल व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि वो नरेश मीणा यहाँ सामने खड़ा होता तो वो सारी चीज बताता। और हमको कल से गुमराह किया जा रहा है। किसी थाने में जब भी कहाँ संपर्क करे, किसी SP से, कोई अपन को क्लियर नहीं बता पा रहा है कि नरेश मीणा को कहाँ पे रखा है, ना हमको मिलने दिया जा रहा उनसे। हमको मिलने दिया जाए, वकील नरेश से अपना पक्ष हम रखेंगे। उसके बाद में जिस हिसाब से BC पेश किया है, तो इसे एक उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है और इसलिए वो नरेश मीणा को सामने लाना नहीं चाह रहे। तो हमने मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि मेडिकल बोर्ड का गठन करके और उनका मेडिकल करवाया जाए। उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से SDM अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा, उसके बाद RS अधिकारियों ने विरोध में पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शुक्रवार सुबह आंदोलनरत RS अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जहां से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा मिला। हालांकि RS एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिकारियों को सुरक्षा के लिए गनमैन उपलब्ध करवाना, लापरवाह पुलिस अधिकारियों कार्मिकों पर जांच के बाद कार्रवाई, मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के समन्वय के लिए SOP जारी हो। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद RS एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया गया। साथ ही 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। हमने ये विचार या इस बैठक में रखा है कि ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट का एक मसौदा तैयार करके हम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और जल्द से जल्द हम लागू करवाने की मांग करेंगे। तब तक हमारी तात्कालिक जो मांग है वो ये है कि सभी SDMs, ADMs और अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो क्रूशियल ड्यूटीज़ करते हैं उनको PSO यानी गनमैन मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस मांग को सुना और उस पर सकारात्मक उनका रुख था।
कि जल्दी करने की बात करी थी उन्होंने। थप्पड़ कांड के पीड़ित एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने नरेश मीणा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप लगाना आसान है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है, लेकिन मैं अपने एज ए एसडीएम एज ए एरिया मजिस्ट्रेट में अपनी ड्यूटी पे था और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने वेल जो समझदार लोग थे सब अपने वोट मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई जबरदस्ती किसी से वोट डलवा दिया, ये तो संभव ही नहीं है। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है। आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ भी आप कोई बात को प्रूव करो भाई, आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है ना। इन सबके बीच समरावता गांव से आए प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में मीडिया से बात की और चुनाव बहिष्कार की वजह बताई। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि गांव में आगजनी और हिंसा करने वाले बाहर से आए थे। बाहर वाले जो लोग थे कहीं के, हमारा गांव के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, एक दो आदमी कोई एक से बच्चे हो सकते हैं, बाकी कोई निर्दोष आदमी सारे निर्दोष है हमारे गांव के। हमारे गांव का कोई ऐसा मतलब नहीं है जिन्होंने बदमाशी करी हो। हमारा बच्चा बच्ची लुगाई मकान में थी तो वो मकान के लोग लगा दिया। अब हमारा रिश्तेदार भी था, सामने देखो इधर, हमारा रिश्तेदार भी था, कोई भतीजा, कोई मामा का, कोई खुद का, तो उसके वो बम छुड़ाया। हाँ वो गोला हमारे गांव के छोरे वहाँ सॉन्ग केवल गीत गाना हो रहा था, उनके सुनने के लिए गए थे। भोले वाले छोरे हैं, 10-20 साल के, शाम का टाइम गए थे, खाना खा के 8 बजे बाद में गए थे। उसको अचानक हमारे रिश्तेदार के घर बैठे थे तो ताला बंदूक चला करके गेट तोड़ करके छोरों को घीस के बाहर निकाल के मारपीट के पुलिस जबरदस्ती ले गई। बहरहाल समरावता गांव के थप्पड़ कांड की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। आरोपी नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मसले पर शुरू हुई सियासत कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड की गूंज जयपुर तक सुनाई दे रही है। इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह घटना बताती है कि राजस्थान का माहौल आखिर कैसा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार का कोई फेलियर नहीं है, सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है। क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। वो आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग पे हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो इसके कारण इतने लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो जो भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसा मैंने मंत्री जी को कहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जो मत है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। वास्तव में ये जो अप्रिय घटना हुई है देवली उनियारा में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। यदि किसी जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत है तो निर्वाचन आयोग है, उच्च अधिकारी है, सक्षम अधिकारी को जाकर के लिखित में मौखिक किसी भी प्रकार की सूचना दे और समाधान निकलवाना चाहिए था। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए था। मैंने कल कह दिया था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदा करनी चाहिए और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, क्योंकि सरकार के एक अधिकारी के ऊपर वार हुआ है, पूरे रिएक्शन अधिकारियों के अंदर। कल चुनाव पड़ा और जो मुख्यमंत्री मिलने गए थे कोई 200 अधिकारी आरएस एसोसिएशन वाले, उनसे मिले ही निकल वो। तो ये जो मैं समझता हूँ कि घटना बड़ी घटना है और बड़ी घटना का सवाल नहीं है। इतना किसी का साहस होना कि आप थप्पड़ लगा दो इस अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर हो, तो ये एक बार खत्म ही हुआ है।
तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने उपचुनाव में सभी 7 सीटों को जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाई हुई है। जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं उस आधार पर उनकी खींच बताती है। उपचुनाव में जनमानस बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, वे बीजेपी के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। देवली उनियारा हिंसा पर भी प्रभारी ने बात कहा कि प्रशासन आचार संहिता में चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहता है। जो कुछ हुआ वो चुनाव के दौरान हुआ। आचार संहिता के बाद हम इस घटना का मूल्यांकन करेंगे। हम अभी चुनाव आयोग के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सदस्यता अभियान में पिछड़ने को लेकर के भी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि चुनाव के चलते टारगेट पूरा नहीं कर पाए। देवली, दौसा, सलम्बूर जीतेंगे ये तो सामान्य खबर थी। हम 84 भी जीतने जा रहे हैं, 7 की 7 विधानसभा। जो अंदाज लगता है कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग के आधार पर और कांग्रेस के खेमे में जो मायूसी छाई हुई है, इस तरह से वो आपस में अब लड़ना शुरू कर दिए हैं, उसके आधार पर उनकी खिजलाहट बताती है कि उनको रिजल्ट मालूम हो चुका है। उधर दौसा से बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने कहा कि पचवारा इलाके में कोबरा गैंग सक्रिय है, जो पटेलगिरी करके गैंग चलाते हैं और इलाके में धांधली करते हैं। इस गैंग को बिल में से निकाल लाऊंगा और उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा। वहीं दौसा सीट पर बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया। क्या कुछ का सुनिए। हम लोगों से मिल रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम लगा कि गंगा साय जी छारड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हैं। उनके साथ एक रामगढ़ पचवारा में एक कोबरा गैंग चल रही है बहुत लंबे समय से। ऐसे मैं कहूँगा उनके लिए क्या शब्द उपयोग करूँ, पर ऐसे काम करते हैं कि उन्होंने बड़ा धांधलेबाजी कर रखी है। पूरे एरिया में ऐसे ग्रुप बना रखे हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं और फालतू की पटेलगिरी करते हैं। मैं ये आपको विश्वास दिलाया, मैं इन जनता को और गंगा साय जी को विश्वास दिलाया है कि इस कोबरा गैंग को बिल में से ही निकाल लाऊंगा और इनको नेस्तनाबूद कराऊंगा। अंधविश्वास और लापरवाही जब एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं तो जिंदगी पर भारी पड़ना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ सिरोही के काकीद्रा गांव में, जहां पर एक आदिवासी परिवार के 3 बच्चे 10 दिन के अंदर मौत की नींद सो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों को काफी दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन परिवार झाड़ फूंक में लगा हुआ था। लापरवाही मासूमों की जान पर भारी। 10 दिन के अंदर 3 बच्चों की मौत। झाड़ फूंक में लगा रहा परिवार। सिरोही के काकीद्रा गांव में रहने वाले भानाराम ने सोचा भी नहीं था कि कुदरत उसे ये दिन दिखाएगी। महज 10 दिन के अंदर भानाराम के 3 बच्चों का दुनिया से जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं। दुखों का दौर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 2 बेटी और 1 बेटा अब भी अस्पताल में भर्ती है। भानाराम के साथ हुई दुखद घटना से जहां पूरा परिवार सदमे में है, तो वहीं एक तरफ गांव के लोग सहमे हुए हैं। इलाज करवाया था, इलाज करवाने बाद में एक बहुत चल का लड़का हो गया 2 दिन में। फिर एक बच्ची थी वो 3 दिन बाद में हो गई। मेरे भी बीमार क्या हो वो बुखार आ रहा है। भानाराम की बड़ी बेटी पालनपुर में वेंटिलेटर पर है, जबकि एक बेटा और बेटी और वो खुद सिरोही अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पूरे परिवार को काफी दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन डॉक्टरों को दिखाने के बजाय ये पूरा परिवार झाड़ फूंक में लगा रहा, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सबसे पहले 5 साल के गोपाल की मौत हुई, उसके बाद 3 साल की आशा की जान गई। फिर 12 साल की लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। 13 साल की देवू कुमारी का इलाज पालनपुर में जारी है। रविंद्र और गुड़िया का सिरोही में इलाज चल रहा। पिता भानाराम भी सिरोही अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित परिवार खुद मान रहा है कि अस्पताल आने के बजाय वो झाड़ फूंक करते रहे। नहीं, झाड़ फूंक करवाया था वहाँ पर बेताना गाँव के अंदर, वहाँ पर झाड़ा दिया था, लेकिन उसने भोपा जी ने बोला था कि आप झाड़ा भी चालू रखो और इलाज भी चालू रखो।
फिर आपने क्या किया? फिर आगे एक रेफर किया बीनमाल लड़की को, और वो लड़की बीनमाल से पालनपुर आईसीयू के अंदर भर्ती है। जिला प्रशासन को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, सिरोही जिले का चिकित्सा महकमा गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार का ब्लड सैंपल लिया गया। डॉक्टरों की माने तो परिवार में मलेरिया संक्रमण पाया गया है। ब्लड सैंपल के अंदर मलेरिया के आए थे कार्ड में, और आगे और जांच करी जा रही है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसके अंदर तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी, जी घबराना, ये आदि लक्षण है। इसके अंदर अगर समय पर इलाज लिया जाए, वहाँ फील्ड में एएनएम से लगा के और जिला चिकित्सालय तक सभी जगह पर मलेरिया की जांच की सुविधाएं उपलब्ध है और सभी जगह पर इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है। परिवार के बाकी सदस्यों का इलाज सिरोही के जिला अस्पताल में चल रहा, जहां भानाराम और उसके दोनों बच्चों की हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। तहसीलदार सीएससी के अंडर में जो गांव आता है, उस सीएससी के एमओआईसी और पूरी टीम को मैं मौके पे बुलाया। आसपास के जो 50 घर है उन सभी का सर्वे कराया है, ब्लड स्लाइडें ली जा रही है, एंटी लार्वल एक्टिविटी की है, और उनके जो 2 बच्चे और थे घर पे, और स्वयं जो पेशेंट है भानाराम जी, मंजीर वेट से उनको फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए। रात को उनका सबका इन्वेस्टिगेशन तीनों का हुआ है। अभी मैं तीनों से मिला हूँ, तीनों बिल्कुल ठीक है। अंधविश्वास के जाल में फंसा परिवार डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक कराता रहा। जब तबीयत बिगड़ी तब जाकर निजी अस्पताल का रुख किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक के बाद एक 3 बच्चे मौत की नींद सो गए। बहरहाल अब प्रशासन सतर्क हो गया। पीड़ित परिवार के साथ गाँव वालों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि भाना और उसके तीनों बच्चे जल्द ही ठीक होकर घर वापस लौट आएंगे। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि बीमारी होने पर सबसे पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचे, न कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाएं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और अब बात सरकारी अस्पताल की, क्योंकि डीग जिले के जुरहरा के अस्पताल में इन दिनों चर्चाएं हैं और एक तरफ साफ सफाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल परिसर शराबियों का अड्डा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं डीग के जुरहरा के सरकारी अस्पताल की, जहां एक तरफ अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम है, तो दूसरी तरफ शराबियों का अड्डा भी ये अस्पताल बना हुआ है। इतना ही नहीं, अस्पताल के बायो वेस्ट को अस्पताल में ही जला दिया जाता है। इस बाबत जब सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, जब ट्रैक्टर पहले ट्रैक्टर ही नहीं आता है, ट्रैक्टर आया तो हमें भर के दूँ हमें। ये गाड़ी जरूर आती है, जो वो कचरा जो सीसीबीसी जो आती है, जो भीतर से जो कचरा आता है पन्नी लगा के जो दिया उसको जरूर दे दूँ। लेकिन यहाँ तो बहुत सिरेंज और सारा सामान पड़ा हुआ है आपका। सर, यहाँ काफी दिन से पड़ा। आग लगा देते हो यहाँ लाके? यहीं पे पटक दें फिर कूड़े हम इसको कर दूँ। आरोप है कि दिन में इस अस्पताल में जहां ओपीडी में मरीजों की लाइन लगती है, वहीं रात होते ही शराबी इसे अपना अड्डा बना लेते हैं। अस्पताल की 4 दीवारी में रोजाना इसी तरह जहां तहां शराब की बोतलें मिलती रहती हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बाबत जांच का भरोसा दिया है। एक फोटो उसमें दिखाया गया है कि वो एक लड़का है, स्वीपर है, और वो गंदगी वहीं पटक रहा है और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बोल रहा है कि गाड़ियाँ नहीं आती है, तो उसकी भी मैं जांच करवा लूँ। अगर गाड़ी नहीं आती है तो उसका पेमेंट वगैरह होता है कि नहीं होता है, वो भी मैं दिखवा रहा हूँ। न्यूज 18 ने जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अस्पताल के हालातों पर चर्चा की तो उन्होंने तमाम समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। अब देखना ये होगा कि समस्या का निस्तारण कब तक होता है। डीग से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो वहीं ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की निर्ममता से हत्या के मामले को लेकर के 15 दिन बीत जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम भले ही हो गया, लेकिन 17वें दिन भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अंतिम संस्कार को लेकर के अभी भी संशय लगातार बरकरार है। अनीता चौधरी के परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अभी तक शव रिसीव नहीं किया और ऐसे में पुलिस अब पेशोपेश में उलझी हुई है।
वहीं अभी तक मर्डर केस की कड़ियां भी नहीं जुड़ पाई हैं। अनीता चौधरी का कातिल गुलामुद्दीन पुलिस को चक्करघनी किए हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूछताछ जारी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि परिवादियों की ओर से पुलिस को सहयोग नहीं किया जा रहा है। बार बार वे परिवादियों की तलाश करने के लिए नोटिस चस्पा कराते हैं, लेकिन परिवादी पुलिस से नहीं मिल रहे हैं। तो आखिरकार अब इसी दरमियान अनीता के बेटे ने पुलिस को चेतावनी भी दे दी है कि अगर इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया तो वो अगला कदम उठाएगा और सीबीआई से मामले की जांच करने की मांग को दोहराया गया है। आर्थिक मदद की भी मांग की गई है और नौकरी की भी मांग की गई है। अनीता के बेटे ने पुलिस को चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया तो कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लूंगा। लेकिन पुलिस के सामने परेशानी यह है कि आखिरकार जब परिजन शव लेने को तैयार नहीं है तो आखिर पुलिस अब शव का क्या करे, और लगातार बीतते दिनों की वजह से भी शव का क्षरण हो रहा है। ऐसे में पुलिस इस शव को लगातार बनाए रखने को लेकर के भी कई तरह की कोशिशें करती नजर आ रही हैं। उधर दूसरी तरफ अनीता चौधरी के बेटे ने पुलिस को चेतावनी दी कि पुलिस ने अगर शव का अंतिम संस्कार किया तो वो आत्मदाह कर लेगा। अनीता चौधरी की नृशंस हत्या कर उसके शरीर के 6 टुकड़े कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना देने के मामले में शव मिलने के आज 17वें दिन भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि हमने शव के पोस्टमार्टम करवाने को लेकर पहले ही सहमति दे दी थी। परिवार के लोग और समाज के लोग यहाँ पर लगातार बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी जो कि सह आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुकी है और कई लोगों से पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। राहुल से बात करेंगे। सबसे पहले राहुल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जो कि आपकी एक महत्वपूर्ण मांग थी। अब और क्या मांगे हैं, क्यों नहीं शव को जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है? सर, मुख्य आरोपी वो था कि या उसके पीछे षड्यंत्र करने वाले थे? आपके हिसाब से कौन थे षड्यंत्र करने वाले? तैयब अंसारी का नाम तो हमने पहले से रिपोर्ट में दे रखा है। पुलिस अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? ना पुलिस उसको लेके कोई बयान जारी कर रही है। लगातार आपको सफीना नोटिस दिए जा रहे हैं। करीब 19 बार आपको नोटिस देने का प्रयास किया गया। हर बार यही कहा जाता है कि जांच में जो है परिवार सहयोग नहीं कर रहा। पुलिस की तरफ से हर बार ये बात सामने आ रही है। किस तरह का सहयोग वे मांग रहे हैं और आप क्यों नहीं जो है अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं? हमने पहले से ये सफीना नोटिस हमें 3-4 बार पुलिस ही लेके आई है। पुलिस झूठ बोल रही है। दूसरी चीज है कि हम पुलिस की हर जांच में सहयोग करना चाह रहे हैं, बट पुलिस खुद अपनी एक ही चीज पे कायम है कि ये सब लूटपाट के हिसाब से हुआ है। हम हर तरफ से पुलिस का साथ दे रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए हमने पहले ही पुलिस को दे दिया था साइन करके सब कुछ, बट फिर भी पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। पुलिस अपने ही तरह से साक्ष्य खत्म करने की कोशिश कर रही है। आपने जो है पोस्टमार्टम के लिए सहमति का प्रदान की थी और पुलिस का ये कहना है कि आपने सहमति नहीं दी। तो आपने कब उनको सहमति दी थी? हमने 31 तारीख को सुबह ही पुलिस को सहमति दे दी थी कि पोस्टमार्टम के लिए हमने मेरे और मेरे पापा के साइन हो चुके थे, साक्ष्यों के साइन हो चुके थे। हमने सबने पुलिस को सहमति दे रखी थी पोस्टमार्टम के लिए, बट पुलिस ने ये पोस्टमार्टम नहीं कराया अभी तक। क्या आपकी मुख्य मांगे अब शेष रह गई है जिनके चलते आप धरने पर बैठे हैं? सबसे पहले तैयब अंसारी का चीज साफ की जाए कि वो मुजरिम है या नहीं है। कमिश्नर साहब इसके अंदर आके अपना बयान जारी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सीबीआई जांच की हमारी सबसे प्रमुख जो मांग है उसको पूरी की जाए। और जो पुलिस कल भी हमारे यहाँ पे आके हमें जोर जबरदस्ती से सब कुछ करवाना चाहती थी कि क्रियाक्रम वगैरह हम कर दें, बट जब तक मेरे माता जी को न्याय नहीं मिलेगा, सीबीआई जांच और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और पुलिस ने अगर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया मेरी माता जी का, तो मैं पुलिस कमिश्नरेट के सामने आत्मदाह कर लूंगा। इसके साथ ही धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सीबीआई से पूरे मामले की जांच की जाए। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। 20 फीट गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में 9 दंपति समेत 8 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को बीडीएम जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये 9 दंपति शादी के बाद फिर मुड़े के लिए जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या
ये आखिरकार कैसे हादसा हुआ। यह हादसा साबी नदी पुलिया के पास हुआ है। तो रफ्तार का कहर कोटपुतली के इलाके में देखने को मिला है, जहां पर एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिरी है। उधर प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे पुलिस अधिकारियों पर भी सीधा हमला करने से नहीं चूक रहे। बीती रात को बदमाशों को पकड़ने के लिए गई पुलिस के एक एएसआई पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से एएसआई को घायल कर दिया। 15 दिन पहले भी बदमाशों की एक गैंग ने मुंगाना चौकी पर हमला किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोटें आई थी। वो खाना खा रहा था चौकी पे, तभी पंचायत समिति सदस्य भैरवलाल मीणा वहां पर पहुंचा और उसको बता के मैं रास्ते से बाइक से आ रहा था, मेरे साथ लूट की नीयत से कुछ लोगों ने मारपीट की है, वो मौके पर हैं और लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं। इसी संभावना में तुरंत हमारा एएसआई चौकी प्रभारी वहां से रवाना होकर के उस भैरवलाल को साथ लेके मौके पे पहुंचा और जाकर के जहां देखा वहां जो बेमार फला है उसके पास में जाके देखा तो कुछ लोगों ने जैसे ही गए उसके ऊपर जो है लठ से प्रहार कर दिया, उसकी बाइक के ऊपर उसके साथ ताबड़तोड़ हमला किया और उससे उसकी मतलब पूरे शरीर पर, माथे पर सभी चोटें आई है, मोटरसाइकिल ठोक दी। ऐसा अनायास जो हुआ हमला, उससे वो जो पंचायत समिति सदस्य मौके से भाग गया। दौसा में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पुलिस ने मासूम का मेडिकल करवाया करके मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच महिला अपराध और अनुसंधान सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक बुटोलिया कर रहे हैं। दरअसल बीती रात को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि उसकी एक बेटी के साथ पड़ोस में ही रहने वाले 15 साल के एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद तत्काल बसवा के थानाधिकारी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे थे। मासूम बच्ची को मेडिकल करवाया गया और पुलिस की जांच जारी है। थाना बसवा क्षेत्र में एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें परिजनों ने कोई रिपोर्ट दी है, जिसमें ये आरोप लगाए कि सब एक लड़के ने जो हमारी 5 साल की बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म किया और ये घटना उन्होंने 12 तारीख की बताई है। उसके बाद उन्होंने कल ही ये मुकदमा दर्ज करवाया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बच्ची का मेडिकल मुआयना वगैरह हो चुका है। उधर भारतीय सेना और डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस रॉकेट प्रणाली ने 44 सेकंड में, आपको बता दें कि बेहतरीन निशाना लगाया और 12 रॉकेट दागे हैं। इस बार 37 किलोमीटर से बढ़ाकर के 45 किलोमीटर रेंज तक सही निशाने लगाए गए। इस रॉकेट प्रणाली से 7 से लेकर 45 किलोमीटर रेंज के साथ एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसकी रेंज में भी लगातार सुधार किया, जो कि 45 किलोमीटर के पार पहुंच गई है। परीक्षण के दौरान डीआरडीओ और भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद रहे। ये टेस्टिंग प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स वैलिडिटी ट्रायल का हिस्सा थी। ये फ्लाइट टेस्टिंग 3 चरणों में अलग अलग फील्ड फायरिंग रेंज में की गई। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अतिक्रमण करने वालों के भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन रामदेवरा में ग्राम पंचायत की एक पहल से दुकानदार खुशी खुशी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। आखिर ये पहल क्या है, रिपोर्ट में देखिए। रामदेवरा रेलवे स्टेशन के बाहर बनी डामर की सड़क 5 दशक बाद चौड़ी हो रही है, और वो भी बिना प्रशासन की सख्ती की। जी हाँ, दुकानदारों ने खुद अतिक्रमण हटाया, अपनी दुकानों को सड़क से तकरीबन 15 फीट पीछे ले लिया। और रोड चौड़ी हो रही है, बढ़िया है, नाली भी बन रही है। परेशान हो रहे थे पहले भी और अब ठीक है। रामदेवरा सरपंच साहब से हम हमारी मर्जी से जो हटा रहे हैं, हम हमारी स्वेच्छा से ये रास्ता चौड़ा करने के लिए पीछे हटा रहे हैं। यात्रियों को आने जाने में सुविधा रहेगी, ना कि इतना प्रशासन को भी तकलीफ नहीं होगी। दुकानदार जनता जनार्दन के हित का दावा करते हुए अपनी दुकानों को पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिस जमाने में सरकारी जमीन को अपना मानने का चलन जोर पकड़ता जा रहा हो, वहां दुकानदारों की ऐसी सद्बुद्धि आखिर आई कहां से? उन्होंने अतिक्रमण करके रेलवे
बाउंड्री और बीच में सिर्फ 20 फीट का रास्ता छोड़ा। तो उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से कहा गया कि भाई आपने जो पहले पैसे भरे हैं, रसीदें कटवाई हैं, फिर भी आपको पट्टे नहीं मिले। जब तक ये 15 फीट आपत्ति के नहीं हटाएंगे तब तक आपको पट्टे नहीं दिए जाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर डामर सड़क के किनारे दुकानें लगाकर व्यापार करने वाले करीब 1 दर्जन व्यापारियों ने 1990 में ग्राम पंचायत में दुकानों की जमीन के पट्टे मिलने की आस में आवेदन किए थे। सभी कागजी कार्रवाई के बाद भी दुकानों के पट्टे आज तक ग्राम पंचायत से जारी नहीं किए गए। ऐसे में ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण करने वालों को 2 टूक संदेश सुना दिया, पट्टे लेने हैं तो अवैध कब्जा हटाओ। ग्राम पंचायत का दांव काम कर गया। पट्टे के लिए दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। बता दें कि रामदेवरा रेलवे स्टेशन के बाहर की सकड़ी सड़क से न सिर्फ ग्रामीणों बल्कि यात्रियों और वाहन चालकों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। न्यूज़ 18 राजस्थान की जैसलमेर से सामल दान रत्नू की रिपोर्ट। तो वहीं श्री गंगानगर समेत प्रदेश भर में डीएपी खाद की किल्लत की वजह से किसान परेशान है और ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से किसानों से डीएपी खाद के स्थान पर एसएसपी और यूरिया के इस्तेमाल की अपील की गई है। श्री गंगानगर कृषि विभाग के कृषि अधिकारी सुरजीत बिश्नोई ने बताया कि अगर किसान रबी की फसल में सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो न केवल फसलों को ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे बल्कि डीएपी खाद के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ेगा, जो किसान की लागत को घटाने में भी मदद करेगा। गौरतलब है कि श्री गंगानगर समेत प्रदेश भर में इन दिनों रबी की फसल की बुआई चल रही है और किसान डीएपी खाद की किल्लत के चलते भारी परेशान है। सर, अभी जिले में डीएपी जो उर्वरक है उसके लिए किसानों के बीच में मारामारी चल रही है, पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। तो फास्फेटिक उर्वरक है और फास्फेटिक उर्वरक में अभी एक जैसे डीएपी में क्या है कि 18% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस है और ये 1350 रुपये का बैग है, लगभग 27 रुपये किलो किसान को पड़ती है। इसका एक नया वर्जन अभी आया है टीएसपी, जो अभी सप्लाई हुआ है जिले में। टीएसपी के अंदर 46% फास्फोरस है, 0% नाइट्रोजन, 0% पोटास और ये लगभग जो है 1250 रुपये किलो का बैग है, जो किसान को 25 रुपये किलो पड़ता है। और यदि किसान इसके साथ में 20 किलो यूरिया और दे के और इसकी बुआई करता है तो ये डीएपी के बराबर ही काम करेगा और डीएपी के बराबर इसके रेट जो है वो आते हैं। उधर जालोर के सायला गांव के पास में भांडुपुर जैन तीर्थ में 3 साल पहले एक जैन साधु की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद न्याय की आस में जैन समाज के लोग और उनके परिजनों को अब न्याय मांगना भी भारी पड़ गया। पीड़ितों का आरोप है कि न्याय की मांग रखने वाले और मृतक साधु के परिजन पर ही आईटी एक्ट और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप लगा करके भांडुपुर तीर्थ प्रबंधन द्वारा मुकदमा दर्ज करवाते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल 3 साल पहले एक जैन साधु की भांडुपुर जैन तीर्थ के भीतर संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और इसके बाद न्याय की मांग को लेकर पिछले 3 सालों से न्याय के लिए परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्याय के लिए पुलिस प्रशासन समेत धर्म के ठेकेदारों से भी निष्पक्ष जांच की गुहार लगा चुके हैं। न्याय की आस रखते हुए अपनी बात पर उल्टे पीड़ितों के खिलाफ ही आईटी एक्ट समेत विभिन्न धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करवा करके उनको उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सब मामला तो मुझे अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन मुझे लेटर मिला था 9 तारीख को कि आपको ये केस बनता है, अगर अब 14 तारीख तक नहीं आए तो आपको सज़ा भी हो सकती है। तो मैं तो बिफोर 2 दिन पहले आ गया था और कल तक मैंने सोचा, उन्होंने कहा इस पेपर पे ऊपर साइन करो। मैंने उचित नहीं समझा कि ये साइन नहीं कर सकता। मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मैं साइन किस बात का करूं? या तो मुझे गुनाह साबित करो, और साबित उन्होंने कुछ किया नहीं है। और नहीं तो उन्होंने कल परसों बोला कि आपको अंदर डाल दिया जाएगा। मैं कल तक इंतज़ार किया, इनका फ़ोन नहीं आया, तो मैंने आज सोचा मैं खुद जाके गिरफ्तार हो जाऊं। और इसलिए मैं अपना पुलिस थाना जी घेवरचंद जी से मैं अपनी अपील करता हूं कि आपने बोला है कि आपको सज़ा होगी, तो सज़ा के लिए मैं तैयार हूं। वहीं सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की आज जयंती है और इस मौके पर गुरुद्वारों में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। दौसा के गुरुद्वारे में भी आज गुरु नानक देव जी की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान गुरुद्वारे में सजावट की गई और शबद कीर्तन के आयोजन भी हुए। लंगर का भी आयोजन यहाँ पर आज किया गया। खास बात यह कि सर्व समाज के लोगों ने लंगर की प्रसादी को तैयार किया। इसके बाद पंगत में बैठकर लंगर प्रसादी सभी ने ग्रहण की। गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी दुध जग चानन होया।
आज जैसे आपको पता है गुरु नानक देव जी का हम लोग यहाँ गुरुपुरब गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दौसा में बना रहे हैं, जिसके अंदर कीर्तन पाठ का आयोजन किया गया और कुछ अच्छे बच्चे जो कि पाठ पूजा के अंदर अच्छा कर रहे हैं, आज उनका सम्मान भी यहाँ हम लोगों के द्वारा किया गया, जिसके अंदर बच्चों को 501, 1101 का इनाम हम लोगों ने दिया और साथ साथ पाठ के बाद उपरांत लंगर प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे पुष्कर मेले की, जिसका आज समापन हो गया। महाआरती के साथ ही पुष्कर मेले का समापन हो गया। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले के समापन समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने यहां पर महाआरती में हिस्सा लिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी यहां पर मौजूद रहे। तीर्थ पुरोहित श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। प्रदेश की उन्नति और विकास की मनोकामना की गई। मेले के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी का आभार भी प्रकट किया गया। अयोध्या काशी की तर्ज पर पुष्कर विकसित होगा, इसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अपनी आरती के साथ हम चले जाए। तो चलिए